अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी, एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी। नज़्म बहुत आसान थी पहले, नज़्म बहुत आसान थी पहले। घर के आगे पीपल की शाखों से उछल के, आते जाते बच्चों के बस्तों से निकल के, रंग बेरंगी चिड़ियों के चहकार में ढल के। नज़्म बहुत आसान थी पहले। नज़्म मेरे घर जब आती थी, मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद को पूरा लिख जाती थी। अब सब मंजर बदल चुके हैं, छोटे छोटे चौराहों से चौड़े रास्ते निकल चुके हैं, नए नए बाजार, पुराने गली मोहल्ले निगल चुके हैं। नज़्म से मुझ तक अब मीलों लंबी दूरी है। इन मीलों लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटते हैं, कोख में माओं के सोते बच्चे कटते हैं, मजहब और सियासत दोनों नए नए नारे रटते हैं। बहुत से शहरों, बहुत से मुल्कों से अब चलकर नज़्म मेरे घर जब आती है, इतनी ज़्यादा थक जाती है, मेरे लिखने के टेबल पर खाली कागज़ को खाली ही छोड़ के रुखसत हो जाती है और किसी फुटपाथ पर जाकर शहर के सबसे बूढ़े शहरी की पलकों पर आंसू बनकर सो जाती है। तो जी हाँ, आज हम जिन शायर की बात कर रहे हैं उन्हें हम सब बहुत जानते हैं। जगजीत सिंह की गज़लों में हमने उन्हें सुना, हमने फिल्मों में, गीतों, गज़लों में उनका लिखा, सुना, पढ़ा, सब कुछ है। और ये 3 शहरों के कहलाते हैं, ग्वालियर, भोपाल और मुंबई के। आखिरी दिन उनके मुंबई में कटे, जाहिर सी बात है, फिल्मों में लिख रहे थे तो मुंबई में थे। और हमारे आसपास के ही नज़र आते हैं, चिड़ियों, बच्चों, मस्जिदों, मंदिरों, कबीर, अमीर खुसरो और हमारे बुद्ध की बातें करते हैं। और जो अपने माँ बाप के पाकिस्तान छोड़ के जाने के समय एक कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में टेबल के नीचे छुप जाते हैं और हवाई जहाज चला जाता है और वह हिंदुस्तान के होकर रह जाते हैं और पूरी ज़िंदगी वो हिंदुस्तान के होकर ही रहे। तो वो हैं हमारे निदा फाजली साहब। और मुझे लगता है कि ये नज़्म भी आज के माहौल में सबसे सूटेबल है, फिट बैठती। वैसे तो उन्होंने सभी अपनी नज़्मों में, अपनी नज़्म क्या कहना चाहिए, वो गज़ल भी लिखते थे, पर नज़्म से शुरुआत उन्होंने की थी और बहुत अच्छे शायर थे। और उन्होंने सब ने अपने पहले वो मज़हब की, बच्चों की, सड़कों की, गलियों की, पेड़ों की बातें करते हैं। तो ऐसे निदा फाजली साहब का जन्म जो है ग्वालियर में हुआ और ग्वालियर में रहते हुए उन्होंने उर्दू अदब में अपनी पहचान बना ली थी। और बहुत ही जल्द वे उर्दू की 60वीं पीढ़ी के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में पहचाने लगे। उनकी कविता का पहला संकलन लफ्ज़ों का पुल छपते ही निदा फाजली को भारत और पाकिस्तान में जो ख्याति मिली, वह बिरले ही कवियों को नसीब होती है। इससे पहले अपनी गद्य की किताब मुलाकातें के लिए वे अव्वल ही काफ़ी विवादास्पद और चर्चित रह चुके थे। खोया हुआ सा कुछ शायरी का महत्वपूर्ण संग्रह दीवारों के बीच आत्मकथा का पहला भाग प्रकाशित हो चुका था। तब पहली बार उन्होंने जीवन में अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी और बिल्कुल इतने अलग तरीके से लिखी, इसका मैं आपको विवरण बताऊंगी। जैसा कि कन्हैयालाल नंदन जी उनके बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो उनका कहना है कि चाहूँ तो ये दावा कर सकता हूँ कि मैं उनकी रचनात्मकता को थोड़े करीब से जानता हूँ और कह सकता हूँ कि वो मेरी पीढ़ी के अदीबों में उर्दू की ही नहीं, एशिया की अदबी ज़बानों की समकालीन आवाज़ है। आँख हो तो आईना खाना है दहर, मुँह नज़र आते हैं दीवारों के बीच। अगर निदा की आंखों से दुनिया को देखा जाए तो यह एक शीशे का घर है जिसकी दीवारों में भी सूरतें नजर आती हैं। अगर जानने की ख्वाहिश हो कि निदा खुद को किस नज़र से देखते हैं, तो दीवारों के बीच पढ़ने की जहमत उठानी पड़ेगी। और हम क्यों पढ़ें, निदा फाजली साहब को क्यों पढ़ें, जब आप सुनेंगे कि सूरज एक नटखट बालक सा दिन भर शोर मचाए, इधर उधर चिड़ियों को बिखेरे, चिड़ियों को छितराए, कलम दराते ब्रुश हथौड़ा जगह जगह फैलाए, शाम थकी हारी माँ जैसी एक दिया मिलकाए, धीमे धीमे सारी बिखरी चीजें चुनती जाए। निदा फाजली 3 शहरों का बेटा कहलाने के हकदार है। एक है गालिब और मीर की दिल्ली, दूसरा है तानसेन और उनके मेघ मल्हार तथा दीपक राग के सांसों में संजोए ग्वालियर,
और तीसरा है सितारों की महफिल सजाने वाले हीरो और मोतियों की फिल्म नगरी मुंबई। तीनों ऐतिहासिक महानगरों ने निदा फाजली को गद्य और पद्य को लहक महक और स्वर ताल दिया है। निदा अपने ही जन्म की 20वीं सदी के तीसरे दशक के मध्यम वर्गीय मुस्लिम घराने में बेटे की पैदाइश के वाक़े की सूरत में पेश करते हैं। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि पैदा होने से कुछ पहले ही, फिर पैदा होते वक्त और उनके फौरन बाद इस बच्चे ने खासी पहली नज़र से देखना, पतले कानों सुनना और शैतानी मुस्कुराहट के साथ दुनिया में बसने वाले लोगों को देखना शुरू किया था। मानो आज के निदा में बैठा सूक्ष्म व्यंगकार और साहित्यकार सन 12 अक्टूबर 1938 में संपूर्ण संवेदना के साथ पैदा हुआ था। चंद लम्हों को ही बनती हैं मुसव्विर आंखें, जिंदगी रोज तो तस्वीर बनाने से रही, इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देगी, रात जंगल में कोई शमा जलाने से रही। निदा फाजली साहब जो है मुर्तज़ा हसन के पुत्र थे और मुर्तज़ा हसन एक बड़े रेलवे में, सिंधिया स्टेट के रेलवे में एक बड़े अफसर थे और वही जिनसे इमली का पेड़ का जो भूत है ना, वो बहुत प्रसिद्ध उनकी नज़्म भी है और वो ग्वालियर में नई सड़क पर। मैं उन्हें ऐसे जानती हूँ कि मेरे मामा जी जो है वो जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थे और जब उनके माता पिता पाकिस्तान चले गए तो उनको वहाँ से पैसे खाने को भी मिल जाता था और वो वहाँ रहते भी थे। तो उनके ज़रिए हमें निदा फाजली साहब के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई और जब वो दुष्यंत संग्रहालय में आए और मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनके बारे में लिखा तो उन्होंने कहा भी कि यहाँ कोई है जो मुझे बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो वो पेड़ मैंने भी देखा है और वो पेड़ नई सड़क पर वैसे ही लगता है रात के समय, जैसे इन्होंने इमली के भूत का वर्णन किया है, वही नई सड़क और सब कुछ वैसा ही जैसा निदा साहब देखते थे और उन्हें उस जगह से बहुत मोह था। जब एक बार निदा फाजली साहब जो है, मैं उनकी एक संस्मरण की बात करूं अगर, तो 1965 ईस्वी की बात है। मैं भोपाल से ग्वालियर वापस आया था, रात का वक्त था। मैं हस्ब मामूल अटैची हाथ में लिए उन वर्षों की जानी पहचानी गली में मुड़ गया जहां इमली की घनी छांव तले मेरा घर था। मैंने गली में घुसते हुए अपने आप को देखा था, दरवाज़ा खटखटाने तक भी मैं अपने आप को देख रहा था, लेकिन उसके बाद जाने क्या हुआ, अटैची हाथ में लिए जो सिर झुकाए वापस आया था वह मैं नहीं था, कोई और था, मुझ जैसा ही। वह बिल्कुल अकेला था, उसका ना कोई घर था न रिश्तेदार थे। कागज़ पर जाने कब लकीरें बदली थी, लेकिन बटी हुई सरहदें उस पूरी रात बिजली के खंबे से दूसरे खंबे तक शहर के हर घर को आग लगाती फिर रही थी। वह अकेला आदमी आज भी उसी तरह अकेला अकेला भटक रहा था। रात के भयानक अंधेरों में जिस घर को उससे छीन लिया गया था उसे वह आज तक ढूंढ रहा था। यह बेमंजिल की मुसलसल तलाश उसकी मंजिल है। तो निदा साहब ने ये कहा क्योंकि उन्हें उसके बाद जब वो बड़े हो गए, थोड़े से बड़े हुए और जब बंटवारे की बात आई तो वो भोपाल आ गए थे और बैरागढ़ के पास उन्होंने अपना उनकी माँ और वो लोग रहने लगे थे। फिर ऐसा वक्त आ गया था ये ग्वालियर भी वापस आए, लेकिन इनके परिवार को पाकिस्तान जाना पड़ा और आप जो हैं यहीं रहे। कन्हैयालाल नंदन जी लिखते हैं कि दीवारों के बीच जो है निदा फाजली की ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, सबके बारे में लिखा है। जहां निसार अख्तर जी से उनकी जान पहचान और तमाम फिल्मी बातें और मुंबई के बारे में नज़्म, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। उसी बात को लेकर उन्होंने अपने बारे में लिखा जो कि इस तरीके से है कि मकान के पीछे एक तंग सी गली है, उस गली के कोने पर एक पुराना कुआं है जिस पर हमेशा पानी भरने वाली लड़कियों का जमघट रहता है। ये कुआं सारी लड़कियों का हमराज है, ये किसी की बात दूसरे से नहीं कहता, मगर है बहुत मजाकिया। दिन भर इसकी बातों पर लड़कियां कह लगाती हैं। तो ये था निदा फाजली के बचपन और लड़कपन के ग्वालियर के घर परिवार और परिवेश का चित्र, जिसका एक नमूना उनकी शायरी से जूझने से पहले देना मुनासिब समझा गया कि पाठकों को पता चल जाए कि निदा फाजली के सोचने की जमीन क्या है और वे अपनी शायरी में ही नहीं, अपने गद्य में भी अपने समकालीनों में कितने बेजोड़ लगते हैं। नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है, नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। कुछ दिन शहर में घूमे लेकिन अब घर अच्छा लगता है। मिलने जुलने वालों में तो सारे सपने सारे अपने जैसे हैं, जिनसे अब तक मिले नहीं वो अक्सर अच्छा लगता है। तो
कई बार गलियों से गुजरने के बाद एक बार उन्होंने जानिसार अख्तर साहब से पूछा कि आप रात भर मुझे टैक्सी में इधर से उधर घुमा रहे हैं और अगर आपको घर पता था तो आप घर पे सीधे टैक्सी क्यों नहीं ले आए? बोले क्योंकि भाई मेरी हाफ बोतल थी, उसे ख़त्म करने के लिए मुझे वक्त चाहिए था। जिसके यहाँ ठहरा हूँ उनके यहाँ इस वक्त कैसे पीता है। तो ऐसे जानिसार साहब टैक्सी से उतर कर चले गए, लेकिन एहसास हुआ, निदा साहब कहते हैं कि एहसास हुआ कि मैं अचानक अपनी उम्र से 2 गुना 4 गुना बूढ़ा हो चुका हूँ और जानिसार अख्तर साहब मुझसे कई साल छोटे लगे। जानिसार आखिरी दम तक जवान रहे। बुढ़ापे में जवानी का ये जोश उर्दू इतिहास का एक चमत्कार है। जितना अच्छा गद्य निदा साहब लिखते हैं उतना ही खूबसूरत लहजा उनके बोलने का था, जिसका आनंद कई बार देखने को हमें मिला। अल्फाज ऐसे जिनका मानी देखने के लिए लुगत उठाकर देखने की जरूरत नहीं, लुगत मीन्स डिक्शनरी उठाकर देखने की जरूरत नहीं। सिर्फ आंखों से ही दुनिया नहीं देखी जाती। वे कहते हैं कि सिर्फ आंखों से ही दुनिया ही नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बिनाई बनाकर देखो। तो निदा फाजली साहब जो हैं, जब उन्होंने ग्वालियर में रहना तय किया और उनके घर के लोग भी चले गए, उसके पहले निदा फाजली साहब को अपनी माँ से बहुत मोहब्बत थी। ये नहीं कह सकते थी, निदा फाजली साहब को अपनी माँ से प्यार बहुत था, लेकिन वो उनके साथ अपने मुल्क को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने जितनी नज़में लिखी उनके जाने के बाद, और वो बीच में पाकिस्तान भी गए अपने परिवार से मिलने के लिए, तो उन्हें माँ की बहुत याद आती थी। पाकिस्तान से लौटने के बाद उन्होंने लिखा कि यहाँ भी है वहाँ भी, इंसान में हैवान यहाँ भी है वहाँ भी, अल्लाह निगहबान यहाँ भी है वहाँ भी, खूंखार दरिंदों के फ़कत नाम अलग हैं, शहरों में बयाबान यहाँ भी है वहाँ भी, रहमान की कुदरत हो या भगवान की मूरत, हर खेल का मैदान यहाँ भी है वहाँ भी। बच्चों के लिए वो उनको रोशनी का फरिश्ता मानते थे। फरिश्ते निकले हैं, रोशनी के हर एक रास्ता चमक रहा है, ये वक्त वो है ज़मीं का हर ज़र्रा माँ के दिल सा धड़क रहा है, पुरानी एक छत में वक्त बैठा कबूतरों को उड़ा रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ग्वालियर की यादों में उन्होंने एक दिलचस्प बात लिखी कि ग्वालियर में स्कूल से के वक्त की मोहल्ले की बात है। एक औरत कुरान पढ़ाती है और यह औरत खाते पीते परिवार की इकलौती बेटी है। दालान में पिंजरे में कैद तोते और निदा को एक साथ पढ़ाती है। उनके तोते को कई आयतें याद हैं। वह तोते और निदा के बीच बैठे हुए कभी तोते को सबक देती तो कभी निदा को। इस तरह से उन्हें आयत भी याद हो जाती है, उर्दू भी अच्छी आ जाती है। नए सबक को कई दफ़ा दोहराना भी पड़ता है। जहाँ से पढ़ने में भूल होती वो 7 बार पढ़वा के उनको सुनाती है। इस तरह से एक ही पृष्ठ बार बार पढ़ा जाता था और इस तरह से कभी इस स्कूल में कभी उस स्कूल में पढ़ के निदा साहब अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश करते हैं। पर वही आवारगी जो है उनकी फितरत में थी, तो वो इधर से उधर भटकते रहते हैं। पर इसी बीच उनका शायरी का शौक जाग उठा था। निदा ने 5वीं क्लास में तक जो है ग्वालियर में माधवगंज स्थित गुजरात स्कूल में तालीम पाई है। स्कूल में हर सुबह पहली प्रार्थना होती थी जो एक नज्म की शक्ल में होती थी, जिसमें सिंधिया सरकार की तारीफ बोली जाती थी। पहले उनके शेर इस तरह के हुआ करते थे कि शबे माह में यूं ना निकला करो तुम, अवेरे सवेरे अकेले दुकेले, कहीं हो न जाए तसद्दुक सितारे, कहीं चांद रुख की बलाएं न ले ले। घर के माहौल और वालिद के साथ अक्सर काव्य गोष्ठियों में शिरकत ने निदा में भी अदबी शौक पैदा कर दिया था। समझबूझ तो खैर क्या खाक थी, छोटी उम्र में मीटर में पंक्तियां जोड़ने की सलाहियत थोड़ी सी जाहिर होती है। पाठ्य पुस्तकों से ज़्यादा काफियों की तलाश में वक्त बर्बाद होने लगा था उनका। घर से स्कूल तक रियाज साहब के साथ हो लेता था। हर रास्ते में उनको नए शेर सुनाता था और वे चलते रहते थे और प्रशंसा करते रहते थे और करेक्शन भी लगाते थे। ग्वालियर में आए दिन शायरों की महफिल सस्ती थी। हर तरफ साहित्यिक चहल पहल है। नारायण प्रसाद मेहरजी, अब्बास, हकीम अहमद, कप्तान ताबा, महाराज नारायण दर, कनी ग्वालियरी और दुआ डिबाईवी जो है जानिसार अख्तर जो अलीगढ़ से तालीम मुकम्मल करके आए थे और उसके बाद इनके पिता ने, क्योंकि डिबाई तरफ के थे ये, तो उन्होंने डिबाई भी अपना तखल्लुस में डाल रखा था। अपनी एक नई पैदाइश के बारे में निदा साहब ने क्या खूब लिखा है। नई पैदाइश होती है, हम एक कोप में से जन्म लेते हैं, उसी तरीके के निदा साहब बहुत सोचते थे। बंद कमरा, छटपटाता खूब अंधेरा और दीवारों से टकराता हुआ मैं, मुंतजिर हूँ मुद्दतों से अपनी पैदाइश के दिन का, अपनी माँ के पेट से निकला हूँ जब से मैं
खुद अपने पेट के अंदर पड़ाओ। ये नज़्म निदा साहब ने मुंबई पहुंचने के बाद लिखी थी और मुझे उनके बारे में आपसे बहुत सारी बातें करनी है, उनकी शेर व शायरी, गज़लों, नज़्मों और मुंबई के सफ़र के बारे में। यूँ तो दीवारों के बीच उनका पहला पार्ट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें से काफ़ी कुछ बताने को बाकी है। निदा फ़ाज़ली साहब के जीवन के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है कि वो हिंदुस्तान के एक बेहतरीन शायर थे और हैं और हमेशा रहेंगे, और उन्होंने धर्म और जाति इन सबसे बढ़कर साहित्यकार पर अब तुम जोड़ लेना। तो हम कुछ और बातें करेंगे उनके बम्बई के सफ़र के बारे में, उनकी नज़्मों और गज़ल के बारे में। पर तब तक आप उनकी एक अच्छी सी गज़ल पढ़िए, निकाल के रखिए और आपको बहुत सुख मिलेगा। और तब तक के लिए मैं आपसे मिलती रहूँ, बात करते रहिए अपने आप से और पूछते रहिए और क्या कह रही है ज़िंदगी। शुक्रिया।